Hello students, तो कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing well. So in this video we will gonna discuss about the chapter number 4 second phase of Indian national movement. So 1905 से लेकर 1916 के बीच के ड्यूरेशन को सेकंड फेज कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों के बारे में डिस्कस किया था, इनके आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रेडिकल लीडर्स के बारे में, असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे, जो कि जिनके आइडियोलॉजी डिफ़र थी, जो मॉडरेट्स थे उनसे बहुत डिफ़र उनके थॉट प्रोसेस थी। सो हम उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो गोना विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो इसको लास्ट तक देखना। ठीक है, इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या एक्चुअल रीजंस था, उसको पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे असर्टिव नेशनलिस्ट, रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में। ठीक है, कि उनकी क्या मेथड्स थी और वो मॉडरेट्स से किस तरीके से अलग, की थॉट प्रोसेस, आइडियाज़ किस तरीके से अलग थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ रेडिकल्स, के क्या ऑब्जेक्टिव था, इन कौन कौन सी मेथड इन्होंने यूज़ करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स के बारे में। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में हमें को पढ़ना है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। ठीक है, इनके बारे में और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात, जो कि 1905 में हुआ था। देखो, बंगाल जो था ना, एक बहुत बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। बंगाल की बात करें तो उस टाइम का जो बंगाल था वो आज का बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और जो आज का बांग्लादेश, ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ा बंगाल था, है ना। तो इसको डिवाइड किया गया था, है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन को 1899 में वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया गया था। वाइसरॉय का मतलब हेड थे, ये पूरे इंडिया के लीड कर रहे थे इंडिया को, तो ये वाइसरॉय थे। ठीक है, और इंडिया के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना होता था यही डिसीजन लेते थे। तो लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1903 में अनाउंस किया था कि पार्टीशन करेंगे, और 1905 में इन्होंने एक्चुअली पार्टीशन किया था बंगाल का, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में। इनका रीज़न क्या था? अब इन्होंने पार्टीशन किया या पार्टीशन करना चाहते थे, तो इनका क्या रीज़न इन्होंने दिया था कि बंगाल को ये क्यों 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा था कि जो बंगाल है ना, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसके ऊपर रूल करने में, इसको संभालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजीली हो सके। ये इन्होंने रीज़न दिया था। लेकिन क्या ये एक्चुअल रीज़न था? नहीं गाइस, एक्चुअल रीज़न जो था वो इनके पीछे की जो सोच थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्योंकि देखो, उस टाइम पे आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई थी, नए नए लीडर्स आए थे, मॉडरेट्स आए थे जिन्होंने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी। सो हो क्या रहा था कि बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म ऑल ओवर दी इंडिया बढ़ रहा था, और इसका जो सेंटर था ना वो बंगाल था। बंगाल के अंदर ना, मतलब सारे लोग मिलजुल कर बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो रहे थे, राष्ट्रवाद यहाँ से पनप रहा था, और ज़्यादातर लीडर्स जो थे ना वो बंगाल से उभर के आ रहे थे। क्योंकि देखो, उस टाइम पे जो बंगाल था ना वो एक्चुअली बहुत बड़ा था, और वहाँ की पॉपुलेशन भी, मतलब उस टाइम पे जो पूरे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी ना, उसका 1/4 पॉपुलेशन बंगाल की थी। तो ये रीज़न इन्होंने दिया था कि ये बहुत बड़ा है बंगाल, बट एक्चुअली इनको डिवाइड एंड रूल करना था, इनको डिवाइड करना था। इन्होंने किस तरीके से पार्टीशन किया, आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन पार्ट है ये था ईस्ट बंगाल, और जो ये येलो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, पहले जो बंगाल था ना उसमें बंगाली हिंदूज मेजोरिटी में थे ओवरऑल दी बंगाल में। बट जब पार्टीशन किया तो इस तरीके से क्या कि इधर ग्रीन वाले में तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में आ गए, और इधर येलो वाले में हिंदूज मेजोरिटी में आ गए, और बंगाली हिंदूज जो थे ना वो दोनों में माइनॉरिटीज़ में आ गए, वो दोनों तरफ बढ़ गए आधे आधे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बंगालीज तो बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट थे। दूसरा, इनकी जो रिलीजियस हार्मनी थी उसको भी बहुत हार्म हो रहा था। रिलीजन के हिसाब से ये बांट रहे थे एक स्टेट को। ठीक है,
और लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, ठीक है, इसलिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चला। लीडर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, जो लाला लाजपत राय, ये सब इन्होंने इसमें पार्ट लिया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, और बहुत इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बहुत सी स्पीचेस दी, जनरल्स दी, बहुत से लीडर्स को जेल भी हुई। बट एट द एंड पार्टीशन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किसी की नहीं सुनी, और 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। एंड क्यों किया था? इन्होंने रीज़न तो यह दिया कि बहुत बड़ा था स्टेट, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में डिफ़िकल्टी थी, इसलिए किया था। बट एक्चुअल रीज़न क्या था? डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अब बात करते हैं द असर्टिव नेशनलिस्ट और रेडिकल्स के बारे में। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में हम अब बात कर रहे हैं, ये न्यू एंड यंग ग्रुप ऑफ लीडर्स थे, एंग्री लीडर्स थे, ठीक है। और ये जो लीडर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। एग्रेसिव इन द सेंस कि इनका मानना था कि आज़ादी तो हमारा हक है, ठीक है, हमारी जन्मभूमि है, हमारा हिंदुस्तान है, ये कौन होते हैं हमारे ऊपर रूल करने वाले, दिस टाइप की इनकी आइडियोलॉजी थी। इनका कहना था कि हम इनसे रिक्वेस्ट क्यों करें, हम अपनी चीज़ ही लेने के लिए इनसे क्यों रिक्वेस्ट करें, हम इनको भगाएंगे और भगा के हमारी आज़ादी लेंगे, हम इनसे हमारे देश को छीनेंगे। ये इनकी आइडियोलॉजी थी और ये अपने तरीके से सोच रहे थे। इन्होंने स्वराज के लिए डायरेक्ट आवाज़ उठाई थी, ठीक है, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले के जो लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे, ये धीरे धीरे कि पहले हमको इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इंडियंस को भी हक मिलना चाहिए, इस तरह की बातें रखते थे। बट इन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, हमें तो पूरा डिपेंडेंट इंडियन चाहिए कि हम इंडियन ही रूल करेंगे, हम ही इसको गवर्न करेंगे, हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। इनकी आइडियोलॉजी इस तरह से थी। इन्होंने कई मूवमेंट्स चलाए लाइक स्वदेशी, बॉयकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस, ये सब जो था ये रेडिकल्स की आइडियोलॉजी थी। दे वर डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट्स, दैट्स वाई वी से देम रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एंड असर्टिव नेशनलिस्ट। इनके ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। देखो, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज, मतलब कि हमें तुरंत आज़ादी चाहिए। स्वराज इन द सेंस कि हमें खुद कंट्रोल करेंगे इंडिया को, आप पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर से कंट्रोल हटा दीजिए, ठीक है, दैट मीन्स स्वराज, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट सेल्फ गवर्नमेंट, जस्ट लाइक ए कॉलोनी ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। देखो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही कॉलोनी थी, ठीक है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो तो न्यूजीलैंड के लोग ही थे, बट अल्टीमेटली जो हेड था ना वो ब्रिटिश एम्पायर ही था। सो इनका कहना था कि भैया हमको ना कॉलोनी बनना है, हमको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको तो हमारा देश वापस चाहिए, हमारी मातृभूमि चाहिए। सो इनके ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, स्वराज, इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज। देखो, उसके बाद है मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, ठीक है। उसमें है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब कि हम अपने ही कंट्री में रहकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और अपनी ही कंट्री का प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करेंगे। सेकंड जो है बॉयकॉट। बॉयकॉट और स्वदेशी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम स्वदेशी अपने देश के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वी आर बॉयकॉटिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स। देखो, होता क्या था, ब्रिटिशर्स हमसे ही ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। किस तरीके से कि ये हमसे तो रॉ मटेरियल लाइक कॉटन वगैरह बहुत सस्ते में खरीद लेते, देन ये ले जाकर उसको फिनिश गुड्स में, क्लॉथ्स में कन्वर्ट करके हमको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में सेल करते थे, ठीक है। तो हमारा हर तरीके से नुकसान हो रहा था। रॉ मटेरियल सस्ते में ले जा रहे थे, उसके बाद महंगे प्रोडक्ट्स हमको सेल कर रहे थे। हमारे यहाँ पे इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था तो जो हम खरीद पाएँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। बट जो उस टाइम के रिच नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने कहा कि अब हम खुद ही प्रोडक्शन करेंगे। उन्होंने जो सेल्फ स्वदेशी प्रोडक्शन को सपोर्ट किया, इंडिजिनस फैक्ट्रीज को सपोर्ट किया कि हमारे देश में अब हम कपड़ा बनाएंगे, हम इनका नमक भी नहीं खाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हम इनकी चीज़ों को बॉयकॉट कर देंगे कि जहाँ पे ब्रिटिश का थप्पा लगे हमको लेना ही नहीं है वो, ठीक है। इनको इकोनॉमिक लॉस देंगे, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस देंगे, इससे ये खुद ही हमसे परेशान होकर चले जाएंगे। सो ये इनकी आइडियोलॉजी थी, इनकी थॉट प्रोसेस थी और ये इनकी मेथड थी, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। उसके बाद आता है नेशनल एजुकेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स थे ना, इनको भी बॉयकॉट करो। बॉयकॉट मतलब कि यहाँ जाओ ही मत, ठीक है, अपने नेशनल स्कूल्स खोलो,
इन्होंने क्या करा कि अपने न्यू नेशनल स्कूल्स खोले, क्योंकि इनका मानना था कि हमारा यूथ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, यूथ के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई इन्होंने नए नेशनल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन किए, ईस्ट बंगाल में ओपन किए, ठीक है। और बंगाल नेशनल कॉलेज वाज सेटअप इन कोलकाता। सो दीज वेयर द सम ऑफ द कॉलेज और स्कूल्स इन्होंने खोले ताकि हम अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सके यूथ के अंदर, ठीक है। एंड देन पैसिव रेसिस्टेंस, देखो पैसिव रेसिस्टेंस एक रेडिकल पॉलिसी थी जिसमें हम बॉयकॉट, स्वदेशी इस टाइप का यूज़ करते थे, जिसमें हम डायरेक्टली वियोलेंट तो नहीं हो रहे थे, डायरेक्टली हम उनसे फाइट नहीं लड़ रहे थे, बट अल्टीमेटली हम उनको फाइनेंशियल लॉस दे रहे थे, हम उनके प्रोडक्ट्स को ना खरीद कर हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे थे। तो ये एक पैसिव रेसिस्टेंट का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अरविंदो घोष ने दिया था। ही वाज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ मॉडरेट्स। जो अरविंदो घोष थे वो मॉडरेट्स की जो थ्योरी थी 4 Ps वाली, की प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट एंड प्लीज़, ये सब थ्योरी के अगेंस्ट थे कि भैया हम क्यों रिक्वेस्ट करें, ये तो हमारा पैदाइशी हक है कि हम आज़ादी लें, ठीक है। ये देश तो हमारा है, तो हम उनसे क्यों रिक्वेस्ट करें, अपना देश हम छीनेंगे इनसे, ठीक है। ये इनकी थॉट प्रोसेस थी, ठीक है। तो पैसिव रेसिस्टेंस यही कि हमको वियोलेंट तो नहीं होना, बट इनको इस तरीके से परेशान करे कि ये हमको छोड़कर खुद ही चले जाएं। अब हम बात करते हैं लीडर्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में, ठीक है। लीडर्स ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म में हमको 3 इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लाल, बाल, पाल का जो 3 का ट्रायो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। याद रखना, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका जन्म 1856 में हुआ था, है ना। इनको फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म भी कहा जाता था, क्योंकि जो इन असर्टिव नेशनलिज्म की जो थॉट प्रोसेस थी, लाइक स्वदेशी, बॉयकॉट वगैरह, ये इन्होंने ही इनिशिएट किया था। सबसे पहले पूर्ण स्वराज जो की मांग थी डायरेक्टली इन्होंने ही करी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डायरेक्टली स्वराज की मांग किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले स्वराज की डायरेक्ट मांग की थी, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने लॉ की डिग्री करी, उसके बाद इन्होंने अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम था पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। एंड देन इन्होंने डेकान एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था। इन्होंने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द फेमस कॉलेज वाज फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे। ये इनकी जो डेकान एजुकेशन सोसाइटी थी उसी ने ही ओपन किया था, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। तो इनकी जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन थी वो डिमांड फॉर स्वराज। डिमांड फॉर स्वराज, ये पहले इंसान थे जिन्होंने डायरेक्टली स्वराज की डिमांड करी थी, ठीक है। इनका नारा था कि स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ठीक है। इनका कहना था कि भाई हम क्यों रिक्वेस्ट करें, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो हम छीनेंगे, ठीक है। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। इन्होंने कई अखाड़ा और लाठी क्लब ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें ये लाठी चलाना सिखाते थे यूथ को फॉर द सेल्फ डिफेंस, ठीक है। थोड़े से एग्रेसिव टाइप के लीडर्स थे, है ना। अब बात करते हैं प्रीच्ड नेशनलिज्म। देखो इसका मतलब क्या था कि जो रिलीजियस और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं इन्होंने वो ऑर्गेनाइज कराए थे, लाइक दुर्गा पूजा एंड गणेश चतुर्थी। और उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पे लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में बताया, नेशनलिज्म के बारे में बताया, अपने कल्चर के बारे में कि हमारा ये कल्चर है, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बने हुए हैं। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी नेशनलिज्म को स्प्रेड किया, थॉट्स को स्प्रेड किया थ्रू गिविंग द स्पीचेस इन द फेस्टिवल्स, जहाँ पे लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म को स्प्रेड किया, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ के थ्रू, ठीक है। इन्होंने 1895 में ही ग्लोरीफाइड शिवाजी फेस्टिवल टू एनकरेज यंग महाराष्ट्रियंस, ठीक है। देखो इन 1895 इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताकर कि महाराष्ट्री यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, उनके एग्जाम्पल देकर यूथ के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर जहाँ लाइक महाराष्ट्र इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी, जिसके थ्रू इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया, ठीक है। थर्ड है ही एस्टेब्लिश्ड होम रूल लीग इन 1916।
देखो 1916 में क्या हुआ था कि पूरे हालात बदल चुके थे। ब्रिटिशर्स बहुत से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा क्रूएल हो गए थे। इन्होंने कहा कि अब किसी भी तरीके की पब्लिक मीटिंग्स नहीं होगी और बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल ये चाहते थे कि अब भैया अब बहुत हो गया, अब हम नहीं सहन करेंगे, और ये ब्रिटिशर्स हमारे बिल्कुल खिलाफ आ गए थे, ठीक है। सो इन्होंने होम रूल लीग को इस्टेब्लिश किया था 1916 में। इनको समझ में आ गया था, देखो यंग रहता है ना इंसान, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और थोड़ा इस तरीके का रहता है कि नहीं हमें तो यही चाहिए वही चाहिए एंड मैं तो ये कर जाऊँगा ये कर लूँगा, एंड इस तरीके की ही रहता है इंसान। लेकिन जब थोड़ा एजिड हो जाता है तो समझ आ जाती है, फिर सोचता है इंसान कि यार यही मिल जाए तो काफ़ी है, धीरे धीरे होगा, जो कुछ होगा सब धीरे धीरे होगा, एक साथ कुछ नहीं मिल सकता। हमको चलेगा कि हमको बस सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। उसके लिए इन्होंने होम रूल लीग इन 1916 को इस्टेब्लिश किया था। देखो ये 3 कंट्रीब्यूशन थी बाल गंगाधर तिलक की। लेट्स टॉक अबाउट विपिन चंद्र पाल। देखिए 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और 1858 में इनका जन्म हुआ। एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया। देखो इनके जो थॉट्स थे, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी, जर्नल्स लिखी थी, स्पीचेस दी थी, जिससे ना इन्होंने यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स भी कहा जाता है। ही वॉज बोर्न इन साइलेट, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, उस टाइम पे वो बंगाल का पार्ट हुआ करता था। इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया था, इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जाग गया था, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, है ना। इन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद फिर इनका इंटरेस्ट फिलोसफी में आ गया था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ अरविंदो घोष एंड बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1886 में, ठीक है। तो ये कुछ इनकी ज़िंदगी रही है। दिस इज अबाउट द विपिन चंद्र पाल। लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। विपिन चंद्र पाल की फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है रोल एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है। तो एज ए यंगस्टर इन्होंने बंगाल पब्लिक ओपिनियन में काम किया, क्योंकि उस टाइम का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर था बंगाल का। तो ही वॉज वेरी गुड राइटर। इन्होंने बहुत से जर्नल्स लिखे, है ना। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्स किया कि ये अरविंदो घोष के खिलाफ टेस्टिमनी लिखे, और जब इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो इनको 6 महीने के लिए जेल में भी डाल दिया गया था। तो रोल एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने बहुत इंस्पायर किया यूथ को, लोगों को अपने जर्नल्स के थ्रू, अपने बुक्स के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू, ठीक है। एंड सेकेंड है नेशनल एजुकेशन। देखो वो चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन भी फ्रीडम मूवमेंट का एक हिस्सा बन जाए, ठीक है। कि जो यंगस्टर है ना उसके अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये सब जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ ही हमारे इंडिया का फ्यूचर है। उन्होंने कहा कि भाई बॉयकॉट करो, ब्रिटिश कंट्रोल स्कूल्स, यूनिवर्सिटी है, इन सब को बॉयकॉट करो और अपने खुद के स्कूल्स और कॉलेजेस को प्रमोट किया इन्होंने, ठीक है। नेशनल जो स्कूल्स थे, नेशनल कॉलेजेस थे, उनको प्रमोट किया। नाउ थर्ड था सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो ही अपोज्ड कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे कि भाई अपन आपस में ही कास्ट में क्यों लड़े, हमें यूनाइट होना है इंडिया के लिए। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। देखो विधवाओं की शादी के लिए भी ये लड़े कि भाई विधवाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए फिर से शादी करने को, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई वीमेंस की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंडिया आगे बढ़ पाएगा। एंड ही प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज इन कंट्री, ठीक है। ही प्रीच्ड यूज़ ऑफ स्वदेशी। इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, इंडियन में प्रोडक्शन होगा, स्वदेशी को प्रमोट किया कि हम खुद का सामान खुद बनाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ना हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदना है, हमें इंडिया के लोगों को ही ये चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आए। तो दीज वर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डन बाय द विपिन चंद्र पाल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाला लाजपत राय, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1865। ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, और इनको पॉपुलरली पंजाब केसरी और शेर पंजाब कहा जाता था, ठीक है। वो एक बहुत एमिनिएंट लॉयर, राइटर, एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। ये ना लॉर्ड कर्जन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। 1888 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद 1907 में ये असर्टिव नेशनलिस्ट के पार्ट बने। 1920 में जाके प्रेसिडेंट भी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लेटर इन 1922 ही वाज अरेस्टेड। तो ये थे लाला लाजपत राय। इन्होंने स्पीचेस के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म स्प्रेड किया था, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। सबसे पहला आएगा एन एजुकेशनलिस्ट एंड फोर्सफुल राइटर। इन्होंने यूएसए में एक मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया था, यंग इंडिया,
ठीक है, जहाँ उन्होंने स्वराज के मैसेज को स्प्रेड किया कि स्वराज इंडिया का राइट है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंडियंस के लिए। और इंडियंस को उनका राइट चाहिए, उनका अधिकार है कि वो अपने देश के ऊपर, अपने कंट्री के ऊपर खुद रूल करें, ठीक है। और बहुत प्रभाव डाला है इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी। देखो, ही स्टार्टेड वेरियस न्यूज़पेपर्स एज ए एजुकेशनलिस्ट एंड फोर्सफुल राइटर। इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर्ड किया। नेक्स्ट एज ए सोशल रिफॉर्मर। देखो, इन्होंने आर्य समाज मूवमेंट में पार्ट लिया था। इन्होंने कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑर्फेंजेस, अनाथालय वगैरह खोले। थर्ड है पॉलिटिकल वर्क आउटसाइड इंडिया। देखो, ये अमेरिका गए थे, जहाँ पे इन्हें यंग इंडिया करके मैगज़ीन लिखी थी, जहाँ पे फॉरेनर्स, अमेरिकन्स भी इनकी मैगज़ीन पढ़ते थे, जहाँ पे ये बताते थे कि इंडिया के लिए स्वराज क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया की इम्पोर्टेंस को बताते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने फॉरेनर्स को आउटसाइड इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है लोगों को अपनी मैगज़ीन के थ्रू, ठीक है, अपनी बुक्स के थ्रू। सो इट इज़ द थर्ड कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल वर्क आउटसाइड इंडिया। सो ये था हमारा वीडियो गाइस। देखो, एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि राइट एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और टू कंट्रीब्यूशंस आती हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। एंड इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स के, मॉडरेट्स और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में क्या फ़र्क है, इनके आइडियाज़ में क्या डिफरेंस है, और इनको क्यों मॉडरेट्स, इनको क्यों एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री को बहुत समझ के पढ़ना है, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, और आप इसको भूलोगे भी नहीं, है ना। सो यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो बाय बाय, टेक केयर।